केंद्र सरकार ने कहा देश में कोविड-19 की स्थिति अभी भी स्थानीय स्तर पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा विकसित देशों के मुकाबले संक्रमण की वृद्धि दर काफी कम। लोगों से की संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने की अपील। देश में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 1117, जबकि 101 लोगों को इलाज के बाद दी गई छुट्टी। देश भर में कोरोना के कारण 32 लोगों की हुई मौत। केंद्र और दिल्ली सरकार ने कहा प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर स्थिति अब नियंत्रण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद। कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए जाने के बारे में उनसे लोगों को जागरूक करने की अपील की। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ भी की बातचीत। कोरोना से निपटने और विदेशी मिशनों के भूमिका को लेकर की चर्चा। सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत। सरकार ने अल्पकालिक फसली ऋण के पुनर्भुगतान अवधि 31 मई तक बढ़ाई। लॉकडाउन के दौरान किसानों की परेशानी को समझते हुए केंद्र सरकार ने किया फैसला। किसान बिना दंडात्मक ब्याज के मात्र 4% ब्याज दर पर कर सकेंगे भुगतान। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस की जांच के लिए स्वदेश में निर्मित पहली टेस्ट किट को दी मंजूरी। टेस्ट की मौजूदा कीमत 4,500 के बजाय इस नए टेस्ट की कीमत होगी 1,200 रुपए। डीआरडीओ ने कहा कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर और आइसोलेशन ट्यूब्स को देश में ही किया गया निर्माण। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी अच्छी खबर। पिछले 24 घंटों में किसी भी नए देश, महाद्वीप और क्षेत्र से कोविड-19 के संक्रमण की नहीं कोई सूचना। दुनिया भर में कोविड-19 के संक्रमण के कुल मामले हुए करीब 7 लाख। विश्व भर में 33,000 लोगों की मौत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात कोरोना वायरस की कहर की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में कोरोना वायरस की स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से पहले से जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि इस वक्त भारत कोरोना संक्रमण के लोकल ट्रांसमिशन दौर में है। उन्होंने कहा कि अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो जो भी परिणाम हासिल किए गए हैं वे शून्य हो सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमण का कम्युनिटी ट्रांसमिशन दौर के शुरू होने की बात का स्वास्थ्य मंत्रालय ने खंडन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि इस वक्त भारत कोरोना संक्रमण के लोकल ट्रांसमिशन के दौर में है। उन्होंने कहा कि इस वक्त आलम यह है कि अगर हम किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में कम्युनिटी शब्द लिख देते हैं तो लोग उसका दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं। हमने लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में एक जगह कम्युनिटी शब्द का प्रयोग किया। We have to come out of the semantics and we have used the word in a very limited context in a way to highlight what we are going to do action at field. Nowhere we are saying there is community transmission. It is only local transmission in this country. Let me repeat it. And we will be the first one to get back to you to explain that yes, there is community transmission in the country if need be. Because if it is going to be there, we will come back to you and through you would like to inform community to increase our level of alertness and management at the field level. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जो भी परिणाम हासिल किए गए हैं वे शून्य हो सकते हैं अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। मंत्रालय ने कहा कि हमें लापरवाही की स्थिति से बचना होगा। कोई भी एक व्यक्ति लापरवाही करता है तो अब तक का जो हमने रिजल्ट पाए हैं, अब तक जो हमारी रिलेटिवली पॉजिटिव स्टेज है, हम फिर से 0 स्टेज पे आ सकते हैं, हम फिर से फेल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग हर तरीके से 100% अलर्ट रहें, 100% एफर्ट रखें कि जो गाइडलाइंस, जो डायरेक्शंस और जो डूज एंड डोंट्स सरकार की तरफ से पब्लिक में हम सबको बता रहे हैं, कृपया करके उन गाइडलाइंस का 100% अमल हो। हम इसमें 99% भी अमल जो है वो हमारे एफर्ट्स को फिर से हमें बेकार कर देगा। इसके लिए आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन पर काम जारी है। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों में लॉकडाउन का पालन हो रहा है। जरूरी सामानों की आपूर्ति संतोषजनक है। जहां भी समस्याएं आ रही हैं उसे कंट्रोल रूम के जरिए दूर भी किया जा रहा है। माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति नियंत्रण में है। सभी स्टेट्स और यूटीज
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ वॉर फुटिंग पर रिलीफ शेल्टर्स, फूड इत्यादि का इंतजाम कर रही हैं। चेयरमैन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत एम्पावर्ड ग्रुप्स भी कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन और इंटीग्रेटेड रिस्पांस हो। संपूर्ण स्थिति को देखते हुए और जो कदम उठाए गए हैं, हमें विश्वास है कि स्टेट्स और यूटीज और कम्युनिटी के साथ मिलकर हम इस लॉकडाउन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिससे कि कोविड-19 की चेन को हम तोड़ सकें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया है। सरकार ने लोगों से इसका कड़ाई से पालन करने को कहा है ताकि यह भयानक स्तर पर न पहुंचे। बीमारी से बचने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग ही है, जिसका पालन कर इससे बचा जा सकता है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में कोरोना महामारी को रोकने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। इस बीमारी के कारण स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। देश में इस वक्त कोरोना के कारण एक्टिव मामलों की संख्या 1117 हो गई है। 32 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन साथ ही 101 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर तेजी से काम कर रही है। देश भर में लोग भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं ताकि कोरोना से होने वाले संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। और हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, हालांकि संख्या बड़ी है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार का कहना है, स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और ये जो चेन तोड़ना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग इसके लिए काफी जरूरी है। किस तरह से देख रहे हैं पूरी स्थिति को? जी बिल्कुल रमा, सोशल डिस्टेंसिंग और घर के अंदर आप रहेंगे, अगर स्टे होम का जो प्रावधान किया गया है और सरकार ने लोगों से गुजारिश की है, अगर इसको सही तरीके से पालन करेंगे लोग, तो निश्चित तौर पे जो ट्रांसमिशन का जो चेन है उसको तोड़ने में कामयाबी मिलेगी। और वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में यही देखा गया है, और जितने भी चाहे दुनिया के एक्सपर्ट हों या भारत के एक्सपर्ट हों, साइंटिस्ट हों, डॉक्टर हों, जो उन्होंने स्टडी किया है, दुनिया से जो सबक सीखा, उसमें यही सबसे कारगर उपाय है कि अगर आप घर के अंदर रहेंगे, और ये ज्यादा दिन नहीं है, तकरीबन 21 दिन की बात बोली गई है, उसमें से भी करीब करीब 1 हफ्ता पूरा हो गया है। अगर आप 20 दिन घरों के अंदर रहेंगे, भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे, कोई समारोह नहीं करेंगे, उसमें नहीं जाएंगे, तो निश्चित तौर पे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ेंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि फ्रिक्वेंटली आप हैंड वॉश करें, 1 मीटर की दूरी बना के रखना है। ये तमाम ऐसे एहतियाती उपाय हैं जो इस वायरस को संक्रमण से फैलने में रोकने में कामयाबी मिलती है। और अगर यही लोग करते रहे बार बार, तो निश्चित तौर पे भारत में संक्रमण को तोड़ने में कामयाबी मिलेगी। अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। अभी बिल्कुल ही जो लोग विदेश से आए हैं वो तो संक्रमित है, या फिर उनके सबसे क्लोज परिवार में जो है वो संक्रमित है, यानी ये लोकल ट्रांसमिशन है, अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को कल भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, और हालात बिल्कुल नियंत्रण में है। अगर हम आंकड़ों की बात करें रमा, तो 101 लोग अब तक इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, उनको अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप डॉक्टरों के दिशा निर्देश का पालन करें, सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसकी कड़ाई से पालन करें, तो आप अपने को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। बिल्कुल नितेंद्र, बेहद ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बनाए रखना इस वक्त। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह भी जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, वहां पर क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग जो अनिवार्य शर्त है इसका पालन कर रहे हैं? यूपी सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में है रमा, और कल उन्होंने 27,000 लोगों को जो वो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं उनको 911 करोड़ रुपए की किस्त जारी की है। कल हमारी जीएम स्टेट बैंक से बात हुई है, उन्होंने कहा कि तुरंत 10 मिनट के अंदर हमने सारे पैसे स्थानांतरित कर दिए हैं उनके खातों में। लेकिन एक संकट, एक बात उन्होंने कही कि लोग एक तेजी से बैंक ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। पुलिसिंग में बदलाव आया, कड़ाई से कहा गया कि कड़ाई से पालन कराया जाए, क्योंकि दिल्ली से आने वाले लोगों को जिस तरीके से उनके घरों में भेजा गया है और वहाँ आइसोलेशन में डाला गया है, क्वारंटाइन किया गया जिलों में, उन सारी स्थितियों के बाद जब सरकार आगे बढ़ी है तो उन्होंने कहा कि कड़ाई से इसका पालन किया जाए कि आवश्यक सेवाएं तो चालू रहें, लेकिन लोग सड़क पर मौज मस्ती के लिए ना निकले। कल हमारी संयुक्त पुलिस कमिश्नर से बात हुई, उन्होंने कहा कि सारी सेवाएं बहाल रखी गई हैं, जो टाइम है वो बढ़ाया गया है, जो
दुकान खुलने का, लेकिन किसी को भी यह अवसर नहीं दिया जा रहा है कि कोई बाहर मौज मस्ती करे। उन्होंने कहा पुलिस सोशल पुलिसिंग में बदल गई। एक महिला का वाकर टूट गया तो पुलिस ने जाकर के तुरंत दिया, कोई बीमार होता है तो उसको लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई, लेकिन लोगों को बाहर निकलने के लिए रोका गया और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा कि लोग बाहर ना निकलें। कम से कम मंडियों में जो भीड़ लगती थी उसको रोकने के लिए मंडियों को कई चरणों में अलग अलग बांटा गया है कि भीड़ ना लगे, लोग एक साथ इकट्ठे न हो। तो इस तरीके के कदम उठाए गए हैं रमा, उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल, जो राज्य सरकार के आप कदम बता रहे हैं, जिस तरह से पूरी व्यवस्था की है, प्रशासन के भी आप कदम बता रहे हैं और जो पुलिस सहायता कर रही है लोगों का, उसका क्या कुछ असर देखने को रामेंद्र मिल रहा है? कितना लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? देखिए रमा, परसों तक जो हालात सड़क पर थी वो कल नहीं थे। कल की स्थिति यह है कि कल सवेरे से 11 बजे तक लोगों ने सामान खरीदा। उस समय भी पुलिस हर जगह मौजूद थी कि लोग भीड़ न लगाएं, इकट्ठा न हो। और आज शाम तक धीरे धीरे करके टाइट कर दी गई व्यवस्था। पुलिस हर आदमी को चेक कर रही कि क्यों जा रहे हो, क्या जरूरत है। सबको पासेज इशू किया गया है, जो कार्य करने वाले लोग उनको पासेज दिए गए हैं। तो जो सड़क पर निरर्थक के लोग थे वो भीड़ खत्म हो गई है। जो काम वाले लोग हैं, जो आवश्यक सेवाएं वो बहाल की गई हैं। आवश्यक सेवाएं बहाल रखने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, गाड़ियों को परमिट दिया गया कि सेवाएं चलती रहे। तो ये कदम उठाए गए हैं और काफी हद तक नियंत्रित किया है स्टेट गवर्नमेंट ने कि इस तरीके की परिस्थितियों से बचा जा सके और महामारी को जीता जा सके। रमा, बिल्कुल रामेंद्र, बेहद ज़रूरी है इस वक्त इन दिशा निर्देशों का पालन करना। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से ऐसा संवाद करते आ रहे हैं। धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि वे कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने, घर में रहने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक संगठनों को अंधविश्वास और दुष्प्रचार से निपटने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ये बात की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आस्था के नाम पर लोग भीड़ के रूप में एकत्र होते देखे गए और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि संक्रमण के इस दौर में सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वायरस के संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिए पूरे राष्ट्र ने अत्यधिक धैर्य और सहनशीलता दिखाई है। महात्मा गांधी मानते थे कि राष्ट्र की सेवा के लिए गरीब और निम्न वर्ग के लोगों की सेवा करना ही राष्ट्र सेवा का श्रेष्ठ तरीका है। महात्मा गांधी के इन शब्दों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने मानवता की सेवा कर रहे सामाजिक संगठनों के समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन की 3 विशेषताएं हैं: मानवीय दृष्टिकोण, व्यापक पहुंच और जनता से संपर्क और सेवा करने का नजरिया। उन्होंने कहा कि विशेषताओं की वजह से सामाजिक संगठनों का भरोसा किया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, इसलिए अब इन संगठनों और उनके संसाधनों की पहले से कहीं ज्यादा आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि ऐसे संगठनों को गरीबों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। वे चिकित्सा सुविधाओं और अपने स्वयं सेवकों को रोगियों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्र को लघु अवधि के उपायों और दीर्घावधि की सोच की आवश्यकता है। समाज कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों के मौजूदा जटिल स्थिति से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। समाज कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों ने मौजूदा जटिल स्थिति में निपटने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने सरकार के अति सक्रिय उपायों की भी प्रशंसा की जो वायरस को फैलने से रोकने में प्रभावी रहे। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण संगठनों के स्वयंसेवक संकट के इस दौर में राष्ट्र की सेवा में पूरी तरह से समर्पित हैं। डिजिटल माध्यमों के जरिए जागरूकता अभियानों, आवश्यक वस्तुओं, खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर्स, दवाओं और दूसरी चिकित्सा सहायता के माध्यम से कोविड-19 की चुनौती से निपटने के बारे में भी चर्चा की गई। पीएम ने दोहराया कि कोविड-19 से निपटने के लिए जागरूकता फैलाना, बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान और सेवा के लिए स्वयं सेवकों का समर्पण बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने चिकित्सा और वैज्ञानिक सलाह देने और दुष्प्रचार से निपटने के महत्व पर बल दिया। पीएम ने इस महामारी की चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों से कोविड-19 की स्थिति और समाधान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी राजदूतों से आग्रह किया कि वो दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन के चलते फंसे हुए भारतीयों का ख्याल रखने के लिए हर संभव कदम उठाएं।
बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने संकट के समय में कई देशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी में निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए दूतावासों में काम करने वाले सभी नागरिकों को अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने का आग्रह किया। उन्होंने साथ ही ये भी आग्रह किया कि इस वैश्विक महामारी के वक्त दुनिया की तमाम देशों के साथ तालमेल मजबूत रखें। दरअसल प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए सभी देय अल्पकालिक फसली ऋणों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि 31 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो 1 मार्च और 31 मई के बीच देय है या देय होंगे। अब किसान 31 मई तक अपने फसल ऋण को बिना किसी दंडात्मक ब्याज के केवल 4% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर भुगतान कर सकते हैं। सरकार बैंकों के माध्यम से किसानों को रियायती फसल ऋण पर बैंकों को 2% प्रतिवर्ष ब्याज माफी और किसानों को समय पर पुनर्भुगतान पर 3% अतिरिक्त लाभ प्रदान कर रही है। इस प्रकार समय पर पुनर्भुगतान पर 3 लाख रुपए तक का ऋण 4% प्रतिवर्ष ब्याज पर सरकार किसानों को उपलब्ध करा रही है। भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत को 1 अप्रैल से बढ़ाकर 1 जुलाई तक करने की सूचना महज एक अफवाह है। अधिसूचना में कहा गया है कि कुछ मीडिया के वर्गों द्वारा ये फेक न्यूज चलाई जा रही है कि वित्त वर्ष की सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत 1 अप्रैल से ही होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि एक अधिसूचना जारी की गई है जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम में कुछ संशोधनों से संबंधित है, जिसे 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसे 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस की जांच के लिए स्वदेश में निर्मित पहले टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। नए टेस्ट किट से कोरोना वायरस की जांच की लागत महज 1200 रुपए होगी। गौरतलब है कि अभी इस टेस्ट के लिए लोगों को 4500 रुपए देने होते हैं। इस स्वदेशी टेस्ट किट से कोरोना की जांच में लागत पहले की तुलना में कम हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग अब जांच करा पाएंगे। डीआरडीओ ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर और आइसोलेशन ट्यूब्स का देश में ही निर्माण किया गया है। और सीएसआईआर के विज्ञानी कोविड-19 के सीरोलॉजी आधारित जांच किट को 1 महीने के भीतर बना लेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सीरोलॉजी आधारित जांच महज आधे घंटे से 1 घंटे के भीतर हो जाएगी और इसकी कीमत महज 500 के नीचे रहेगी। उन्होंने कहा कि सीएसआईआर कोविड-19 के लिए दवा बनाने पर भी रिसर्च कर रहा है। हमारा क्षेत्र फोकस कर रहा है कि कैसे कोविड-19 को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से डिटेक्ट किया जाए। अभी एक रियल टाइम पीसीआर किया जा रहा है जो कि थोड़ा महंगा होता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दुनिया भर में इसकी शॉर्टेज चल रही है। तो हम सोच रहे हैं कि कैसे इस टेस्ट को सिंप्लीफाई किया जाए ताकि ये छोटी जगह हो पाए और कैसे एक दूसरा टेस्ट जिसको सीरोलॉजी कहते हैं दोनों को मिल के किया जाए ताकि ये भी पता लग जाए कि आदमी को इन्फेक्शन हो गया, रिकवर कर गया, हो गया, अभी रिकवर करने वाला है या हुआ ही नहीं है, अभी एट रिस्क है। क्योंकि देखिए जब आपको लॉकडाउन खोलना पड़ेगा तो जो लोग रिकवर कर चुके हैं उन्हीं लोगों को आप भेज सकते हैं कुछ भी आराम से करने के लिए। तो हमारी एक कोशिश ये है। दूसरी कोशिश हमारी ये है कि हम ढूंढ पाएँ सीएसआर की तरफ से कौन सी दवाइयाँ कैसे बनाई जाएँ और कौन से मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया जाए। इसमें कितना वक्त लगेगा, कब तक ये सब? देखिए जो टेस्ट बनने का है ये तो मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर डोमेस्टिक इंडिजिनस टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। दवाई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दवाई का पता लगने में कि वो काम करती है या नहीं करती उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल करनी पड़ती है। क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट आने में महीने लग सकते हैं। कितने टाइम में आएगा और क्या कॉस्ट होगा? डायग्नोस्टिक मेरे हिसाब से जो हम सोच रहे हैं सीरोलॉजी के और चीपर न्यूक्लिक डायग्नोस्टिक ये पक्का 500 रुपये के नीचे होंगे और मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर आपको मार्केट में आते हुए नजर आएंगे। और टाइम कितना लगेगा टेस्ट? सीरोलॉजी का टेस्ट तो 5 से 10 मिनट में हो जाता है। ऑलमोस्ट जैसे प्रेगनेंसी किट का जैसे टेस्ट होता है उतने टाइम में हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट अब तक सबसे न्यूनतम जो वक्त रहा है वो एबॉट का टेस्ट है जो 5 से 13 मिनट के बीच में होता है। हमें लगता है जो हम बना रहे हैं वो 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में हो जाएगा, लेकिन काफ़ी सिंपल होगा। एबॉट वाले में स्पेशल मशीन चाहिए होती है, बिना उस मशीन के उनका टेस्ट नहीं काम करेगा।
हमारे वाले में स्पेशल मशीन की ज़रूरत नहीं होगी। यानी हमें 1 महीना में अपना एक तरह से टेस्टिंग किट 1-1.5 महीने के अंदर, क्योंकि ये देखिए मास प्रोड्यूस करना, इंडस्ट्री का अपटेक करना, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम ख़त्म होना, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, क्योंकि देखिए दुनिया में आजकल फ्रेट कार्गो मूवमेंट, सप्लाई चेन प्रॉब्लम है। अगर वो सब ठीक रहा तो 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको इसका मार्केट में यूजेबल वर्जन नजर आने का पूरी उम्मीद है। कोरोना महामारी को देखते हुए डीआरडीओ इससे लड़ने के विभिन्न उपकरण बना रही है, जिनमें विशेष रूप से स्वदेश निर्मित वेंटिलेटर और आइसोलेशन ट्यूब्स शामिल हैं। डीआरडीओ अध्यक्ष डॉक्टर जीएस रेड्डी ने कहा कि डीआरडीओ जल्द ही बहुत सारे उपकरण लेकर आ रहा है। हमारे संवाददाता रुद्रनाथ सान्याल ने डीआरडीओ अध्यक्ष से खास बातचीत की। We also have a lot of spin-off technologies which are useful for the civilian society. Particularly in the light of the coronavirus, we have found many of them useful to this particular application. Defense scientists know how to prepare for unpredictable situations, matters and issues that come up at short notice. So this COVID-19 pandemic has also come with little notice. So how would the expertise of the defense scientists in this realm help? As you rightly said, the scientists of DRDO know how to work for situations like this and which come up suddenly. I can very proudly say that the laboratories across the country, the scientists are working on multiple solutions and multiple products and multiple technologies in the last maybe about 10 days, coming out with many solutions and which we need to test and validate and all that. And so on, passing on to the industry also very fast and making the local administration also aware of it quickly, and if possible they are training those people wherever it is required and necessary. Number of products started rolling in. One is the hand sanitizer. We also developed some basically the masks, and then the PPEs, the personal protection equipment, the body suits, whatever we call it. And then we are also talking about the ventilators, then ventilators using for multiple patients, and face masks, and also the full body sanitization also, and some of these things which will be rolling out in the couple of days now. सरकार ने कहा है कि देश में फिलहाल प्रभावी 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाने की तत्काल कोई योजना नहीं है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए देश भर में कारोबार ठप पड़ने से गंभीर आर्थिक संकट और सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। और ये स्पष्टीकरण तब आया है जब पिछले 5 दिनों से हजारों प्रवासी मजदूर पैदल ही बड़े बड़े शहरों से अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, जो बंद के कारण नौकरी गंवाने के बाद जीवन यापन के उनके संघर्ष को दर्शाता है। केंद्र सरकार दिहाड़ी श्रमिकों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था करने का राज्यों को पहले ही निर्देश दे चुकी है। केंद्र सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस के मद्देनजर 1 फरवरी को समाप्त हुए सभी ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है, जिससे लॉकडाउन के कारण बेरोक-टोक परिवहन और कार्गो सेवाएं संचालित हो सकें। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी परामर्श में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उनसे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानने के लिए कहा है। मंत्रालय ने ये निर्णय देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर नागरिकों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस दौरान परिवहन कार्यालयों के बंद रहने के कारण मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों की वैधता को नवीनीकृत नहीं किया जा सका है। इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। भारतीय रेल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सवारी रेलगाड़ियों के 5000 बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने का फैसला किया है, जिसकी क्षमता 6500 हॉस्पिटल बेड की होगी। भारतीय रेल ने इन बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने की जिम्मेदारी देश भर के सभी रेल जोन को दी है। इन सभी कोच के अंदर सभी तरह की इंटरमेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी।
कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के आग्रह के मद्देनजर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण जल्द ही नेहरू स्टेडियम को दिल्ली सरकार को सुपुर्द करेगा, जिसमें कोविड-19 मरीजों को क्वारंटाइन किया जा सकेगा। कोरोना वायरस महामारी में मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की अबाध्य आपूर्ति के लिए विशाखापट्टनम डॉकयार्ड के कर्मियों ने पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड तरीका इजाद किया है। इसे MOM नाम दिया गया है, जिसमें सिलेंडर में 6-वे रेडियल हेडर फिट किया गया है। इसमें एक सिलेंडर से 6 मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सकेगा, जो संकट के समय में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद से दुनिया में इस बीमारी के अब तक आधिकारिक रूप से 7 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं और मृतकों की संख्या 33,000 से अधिक है। एक आंकड़े के अनुसार 183 देशों और क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के कम से कम 7,15,204 मामले सामने आए हैं, जिनमें 33,568 मरीजों की मौत हो गई है। AFP के मुताबिक अमेरिका में इस बीमारी से 1,43,025 मामले सामने आए हैं और लगभग 3,000 मरीजों की जान चली गई है। इटली में इस रोग से 97,689 मामले दर्ज किए गए हैं और 10,779 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया में इस बीमारी से सबसे अधिक जानें इटली में ही गई हैं। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के 81,470 मामले सामने आए और 3,304 मरीजों की मौत हो गई। इस वायरस के संक्रमण का मामला सबसे पहले चीन में ही आया था। और कोविड-19 से बचाव के लिए क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं, आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। बेहद ज़रूरी है, यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा है तो किसी के साथ संपर्क में ना आए। ये बेहद महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छुएं, संपर्क में ना आए और आंख, नाक या मुंह को ना छुएं। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम दिशा निर्देश हैं जो सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, उनका पालन करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करें। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।